द मीनिंग ऑफ काइनेटिक्स? मोशन। मोशन। जी हाँ सर। सर। तो ये हाँ। चैप्टर बेटा रिएक्शन का मोशन, रिएक्शन का स्पीड पे बात करेगा। जो भी बात होगा रिएक्शन का मोशन व रिएक्शन का स्पीड पे बात करेगा। और स्पीड के हिसाब से अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैटेगराइज करोगे तो आप बोल सकते हैं ऐसा रिएक्शन जो वेरी फास्ट है, बहुत तेजी से होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। एक ऐसा रिएक्शन है जो बेटा फास्ट है, एक ऐसा रिएक्शन है जो मॉडरेट है, मॉडरेट, एक ऐसा रिएक्शन है जो स्लो होगा, एक ऐसा भी कैटेगरी बन सकता है जो वेरी स्लो होगा। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मैटर आपको बताते हैं, वो सुनो कि ये जो फास्ट और वेरी फास्ट का चक्कर है, ये फास्ट और वेरी फास्ट का चक्कर जो आपको मिलेगा, ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। और जो मॉडरेट होता है बेटा वो किसमें आपको देखने को मिलेगा? मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, यानी कि वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कोवैलेंट वाले में। स्लो का अगर एग्जाम्पल लोगे तो स्लो का एग्जाम्पल में अक्सर आता है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल ले लो, बर्निंग ऑफ वुड ले लो, ठीक है ना, स्लो हो गया। खाना पकाना, वेरी स्लो का कैटेगरी में अगर लोगे तो वेरी स्लो में आ जाता है रस्टिंग। ये कुछ कैटेगरी है, पर याद रखना कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं हमारा 90% पढ़ाई बेटा मॉडरेट पे होने वाला है। इस पे क्यों नहीं पढ़ना है? इसको इसलिए नहीं पढ़ना कि ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कन्वर्ट होता है, इसका डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर जो हमारा पढ़ाई होगा वो किसके ऊपर बेस करके होगा बेटा? मॉडरेट, कोवैलेंट में, ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा, इस तरीके का मामला होगा। अब आ जाओ, ये तो इंट्रोडक्शन दे दिए बेटा। अब रेट ऑफ रिएक्शन, इस चैप्टर का पहला टर्म, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर फंडामेंटल, जैसे कि हमेशा बोलते हैं बेटा हर एक का एक फंडामेंटल होता है, इसका फंडामेंटल आपको ये बताना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ये चेंज है। किसका चेंज है? कंसंट्रेशन का, या फिर ये प्रेशर का भी चेंज हो सकता है। किसका कंसंट्रेशन या प्रेशर? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। किसमें? यूनिट टाइम में। यानी सिंपली अगर बात किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज है किसका? कंसंट्रेशन का बाय टाइम, या कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो? प्रेशर। इस लॉजिक से अगर आपसे एक सवाल रखा जाए, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बोल तो बात कर बेटा, बोले ना बात करना, बस रिप्लाई दो बेटा। क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होना चाहिए? सर मोल, मोल पर टाइम आपका जवाब होगा कि कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप कंसंट्रेशन की बात किए बेटा, तो कंसंट्रेशन में डिफॉल्ट कंसंट्रेशन कौन होता है? मोलैरिटी, मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल मोल पर लीटर। यानी कि आप इस पूरे टर्म को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें बेटा? आप लिख सकते हो मोल पर लीटर, और टाइम क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ सर। नहीं, यही बात ध्यान में रखना कि इस मामले में जबकि हम लोग जानते हैं, जैसे कि अभी बात की कि कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होगा, तो टाइम का सेकंड होना चाहिए। बट ये बात याद रखना कि इस चैप्टर में, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, यूनिट पे क्या ध्यान रखना हो, ध्यान से सुनो बेटा। जिस चैप्टर को आप पढ़ने बैठे बेटा, इस चैप्टर में जब टाइम का बात होगा तो क्या यूनिट डालना है? तो आपका यूनिट सेकंड भी हो सकता है, आपका यूनिट मिनट भी हो सकता है, आपका यूनिट आवर हो सकता है, आपका यूनिट वीक हो सकता है, आपका यूनिट मंथ हो सकता है, आपका यूनिट ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस चैप्टर में याद रखना कि टाइम को लेकर के परेशान मत होना, बस इतना ध्यान में रखना कि अगर टाइम मिनट में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। आप थ्रू आउट द प्रॉब्लम मिनट में सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन आवर में बात कर रहा था, थ्रू आउट द क्वेश्चन आवर में, एक ही यूनिट पे बात करो। यहाँ कन्वर्शन फैक्टर पे, टाइम के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करना, समझे बात? क्यों? इसका वजह सुन लो। जैसे कि अभी बात की कि आपका जो आयनिक रिएक्शन होता है वो वेरी फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो ऐसे मामले में अक्सर वहां पे सेकंड का यूनिट इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मॉडरेट होता है वो मिनट और आवर में चला जाएगा। जो स्लो होगा वो वीक में जा सकता है, वेरी स्लो मंथ या ईयर तक चला जाएगा। तो डिपेंडिंग, तो इसके लिए टाइम पे ही है। और इसके हिसाब से एक और हम लोग यूनिट कर सकते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमारा यूनिट हो जाएगा एटीएम और टाइम इनवर्स। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? सारी बात क्लियर है? हाँ। अब आओ, लास्ट वाला लाइन क्लियर है? देखो तो लास्ट वाला लाइन यूनिट। हाँ सर। अब जो बताने जा रहे हैं वो सुन। तो डेफिनेशन के मुताबिक देखो क्या चेंज इन किसका? कंसंट्रेशन और प्रेशर किसका? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बाय टाइम।
इसको लिखने का तरीका क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ whom? कंसंट्रेशन, या फिर डी बाई डी टी ऑफ whom? प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन लेना या किसका प्रेशर लेना बेटा बताओ तो? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का या दोनों का? रिएक्टेंट। दोनों दोनों का। हाँ, सर, आप दोनों का कोई भी है। दोनों का मतलब कोई भी है का? दोनों एक साथ नहीं लेना। देखो तो ऊपर में क्या और है ना, यहाँ पे यूनिट पे ध्यान। यस। अब सुनो, जेई एग्जाम पूछ बोलो या नीट एग्जाम बोलो बेटा, उन दोनों में ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो अक्सर पूछा गया, ये वाला पार्ट, इस पे आप ध्यान देना। सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा, उस पर ध्यान दें। तो मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी एरो C प्लस डी, और अगर इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो यहाँ पे ध्यान दो क्या था, ऊपर क्या होगा D, नीचे dt और कंसंट्रेशन। तो देखो तो क्या लिखा हुआ, d बाई डी टी ऑफ थर्ड ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या बताया यहाँ पर? कंसंट्रेशन। तो उस हिसाब से आप क्या लिखोगे? माइनस डी ए बाई डी टी। अगर इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डी बी बाई डी टी। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस डी सी बाई डी टी। और इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस डी बाई डी टी। देखो तो ये लिखने का तरीका क्लियर है? जी सर। तो हाँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन हियर? इसका मतलब क्या होगा? सर माइनस बताता है कि माइनस वो माने reduce कम होता से है। माइनस माने रिएक्टेंट, रिड्यूस होते और प्लस प्लस माने माने सेटा प्रोडक्ट। बढ़ते। यहाँ माइनस का मतलब ये हो रहा है कि रेट डिक्रीज कर रहा है। जी सर। क्यों रेट डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। यस। ठीक है, और किसका डिक्रीज करेगा बेटा? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट। जी हाँ सर। सर। अब एक बार फिर से बात करते हैं, दोबारा देखो। मान लो आपके पास A प्लस बी C प्लस डी। मान लो अगर आपसे कहा गया इनिशियल कंडीशन पे ये 5 मोल है, ये 10 मोल है, ये 0 मोल है, ये 0 मोल है, और मान लो 2 मिनट के बाद बोलो ये 5 रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। मान लो घट कर 3 हो गया, 10 मान लो घट करके 5 हो गया, ये मान लो बढ़ करके 3 हो गया, ये मान लो बढ़ करके 4 हो गया। तो अब अगर पूछेंगे व्हाट इज द चेंज ऑफ ए में कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन? 3 minus 5 by 2 5 माइनस 3 सिंपल सा चेंज पूछ रहे बेटा, चेंज बताओ ना कि व्हाट इज द माइनस 5 by बी सर 2 होगा। 2 होगा सर। तो बोलो ए का चेंज, 2 बी का चेंज, 5 सी का चेंज, 3 4 डी का चेंज। 4 ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, करेक्शन करो। सर -2 -2 -5 माइनस हाँ। जी सर। जो बच्चे इसको नहीं समझ पाए ध्यान दो बेटा, क्या ध्यान देना आपको कि आप चेंज की बात करो, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होगा 3 - 5, 5 - 10, 3 - 0, 4 - 0। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस एन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रेट भी डिक्रीज करेगा। तो ऐसे मामले में आप रूल याद रखना कि जब जब रिएक्टेंट का मामला होगा उसके आगे आप बेटा क्या साइन लगा दोगे? माइनस। यहां तक ओके बेटा आप लोगों को? सभी बेटा बेटी को ओके, आगे बढ़ेंगे, बोल क्लियर है? हां सर। अब हाँ, आगे का लाइन पे ध्यान दो। अब देखो यही लाइन को दोबारा यहाँ लिखा गया, लेकिन बोलो तो फर्क क्या है इस बार? तो इस पर कोएफिशिएंट लिखा है। हाँ, कोफिशिएंट टाइप। तो अब उस कोफिशिएंट के हिसाब से लिखने का तरीका पे ध्यान दे तो बेटा समझ में आ रहा? देखो जी सर। तो क्या लॉजिक बनता है आपका कि अगर कोई कोफिशिएंट दिया होगा तो क्या करेंगे? तो 1/2 इन्वर्स हाँ। करेंगे। आप रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट से ये कर देना, ठीक है? हां सर। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज पे बात करेंगे, ध्यान से सुनना, इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ ये पूरा का पूरा टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे सर रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, नहीं डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, बोलो अपीयरेंस ना डिसअपीयरेंस? क्या सर डिसअपीयरेंस होगा। Disappearance। डिसअपीयरेंस। होगा? जी हाँ सर। सर डिसअपीयरेंस। पक्का? हाँ सर। हां, गलत डिसअपीयरेंस ऑफ ए। गलत जवाब। चलो कोई बात नहीं, आओ, बोले ना लैंग्वेज है बेटा, घबराने का बात नहीं, ना सीखे सर सीखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन হবে ওটা। अच्छा, इसका बताओ तो इसको क्या लिखना चाहोगे आप? रेट ऑफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप अपीयरेंस बोलोगे तो गलत है, तो सही जवाब क्या सुनो?
ये जो पूरा सर्कल में डाले बेटा, इसका नाम होगा रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना। और ये भी सर्कल का नाम होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब सिंपल सा लॉजिक समझो। तो बोलो अगर आर वो क्या है? अच्छा आर क्या है? रिएक्शन। और Rate of बेटा reaction. इन दोनों के बीच में आप इक्वल्स टू डाले हैं, इसका मतलब अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन हुआ ना। हाँ हाँ सर आया बेटा? लैंग्वेज समझ में आ रहा है? सर हाँ हाँ सर सर हाँ, लेकिन 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 अगर पूछा जाए इसका नाम क्या है, हाँ तब आप तब वो कहोगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा। अब आया क्लियर Disappearance समझ of में A. बेटा बात? कब क्या रहा है लैंग्वेज हाँ, इस्तेमाल सर। करना है, हाँ हाँ ठीक है? जी सर। अच्छा बताओ तो इसका नाम क्या है? सर इसका हम दोनों नाम दे सकते हैं। इसका नाम वही दोनों सर, हो गया। rate वेरी of गुड। disappearance बोले सर इसका नाम होगा। दोनों होगा। सोचो, इसका हम इसका नाम होगा। दोनों होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी। है ना? हाँ, यानी हाँ, किस मामले में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल हो जाएगा? कोफिशिएंट अगर 1 हो सर। कोएफिशिएंट 1 हुआ तो कोफिशिएंट 1 होगा। क्या सारे बेटा बेटी को ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को हाँ, डाउट है तो सर। बोल। नहीं सर कोई डाउट नहीं। समझ में है? क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ तो सर। इस लैंग्वेज पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर इस लैंग्वेज को थोड़ा सा और उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि माइनस डी बाई डी टी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो माइनस डी ए बाई डी टी, सो कैन वी से दिस इज रेट ऑफ RA. डिसअपियरेंस ऑफ ए। हाँ उसी तरीके से माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या कह सकते हैं बेटा? रेट ऑफ Rate of डिसअपियरेंस ऑफ बी। disappearance of B. अगर हम बात करेंगे डी बाई डी टी ऑफ सी, क्या लिख सकते हैं इसको? बोल। रेट ऑफ Rate of appearance of अपीयरेंस, C. या आप इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, है ना? C. और अगर बात हाँ। करेंगे डी बाई डी टी ऑफ डी, तो ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ठीक है? यहाँ तक लैंग्वेज क्लियर है बेटा? हाँ सर. हाँ Now, सर can I say mathematically this can also be written as R into A, R into B, R into X, and Yes, R sir. into Y. क्लियर करो, यस है ना? हाँ सर इसका हाँ, मतलब sir. अब आपके पास एक सिंपल सा लॉजिक आ गया कि अगर अपने को रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। देख तो क्लियर हो रहा बात? रेट ऑफ रिएक्शन को कोफिशिएंट से हाँ, sir. मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। क्लियर है बेटा लोग यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर सभी हाँ, लोगों sir. को आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, ये पार्ट बेटा हो गया। बट अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट इसका ग्राफ। अब ग्राफ करें। पहली बात तो ये याद रखना बेटा कि आप जिस चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं, ये चैप्टर इज फुल ऑफ ग्राफ। हर टॉपिक पे ग्राफ आने वाला है, हर टॉपिक पे ग्राफ आएगा और हर ग्राफ का एक लॉजिक होगा, कंसेप्ट होगा। और यहाँ पे इसका लॉजिक कंसेप्ट बता दे रहे। पहली बात तो ये याद रखना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन के मामले में अगर आपको ग्राफ बनाना है या ग्राफ लिखना है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे वो ध्यान दो। आप ऐसा करोगे कि वाई एक्सिस हमेशा कौन होगा बेटा? कंसंट्रेशन। Concentration. और एक्स एक्सिस हमेशा कौन होगा? टाइम Time. ठीक है ना? टाइम। अब दूसरी बात समझो, कंसंट्रेशन के जगह कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ चाहे तो हाँ प्रेशर ले सकते हैं। यानी ग्राफ जो होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ड्रॉ होगा या फिर प्रेशर वर्सेस टाइम ड्रॉ होगा। आज समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है? अब सुनो, लॉजिक पे बात करेंगे, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बी और टाइम है 0, तो मान लो इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कितना होगा? 0। और जब टाइम हो गया t, तो ये मान लो घट करके 3 हो गया और ये बढ़ करके 2 हो गया। तो इस डेटा से क्या पता चल रहा है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? घटेगा। हाँ। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना? तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 पे बैठा हुआ है, टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है और टाइम के साथ ये रिएक्टेंट घट रहा है। बस इसी लॉजिक को आप दिमाग में बैठा लो। क्या लॉजिक? रिएक्टेंट क्या होगा? घटेगा। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। बढ़ेगा. लेकिन ये भी याद रखना, अब एक और लाइन पे जोर दे रहे हैं कि जिस पॉइंट से रिएक्टेंट घटना शुरू करेगा ठीक उसी के नीचे से प्रोडक्ट बढ़ना शुरू करेगा। आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि प्रोडक्ट यहाँ से बढ़ रहा है। तो जहां से रिएक्टेंट घटेगा बेटा ठीक उसी के नीचे से
प्रोडक्ट को ऊपर कर देना है। बात आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, जी सर। अब आओ कुछ और लैंग्वेज पे बात करते हैं। अभी हम लोग बात किए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना ये टर्म तब इस्तेमाल करोगे जब आपके पास पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि आफ्टर रिएक्शन फाइनल कंसंट्रेशन कितना है एंड बिफोर रिएक्शन फाइनल कंसंट्रेशन कितना है। दिस इज द फाइनल टाइम, दिस इज द इनिशियल टाइम। इसको आप कहोगे एवरेज रेट। जैसे कि अभी आप लोग कुछ दिन पहले आईपीएल चल रहा था, खत्म हो गया, अभी आईसीसी चल रहा है। तो देखना बेटा आईपीएल और आईसीसी में रन रेट, रन का जो रेट होता है उसमें भी दो तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता है। एक लैंग्वेज यूज होता है एवरेज रन रेट, देखे कभी, हाँ और सर, एक होता है करंट रन रेट, हाँ है ना? तो हाँ एवरेज रन रेट कब निकलता है? एवरेज रन रेट तब निकलता है कि अगर 20-20 का खेला हो रहा है तो फर्स्ट बॉल गिरने के बाद और लास्ट बॉल गिरने के बाद, फर्स्ट बॉल से लेकर के लास्ट बॉल तक पूरा वेट करेगा तब होगा। लेकिन करंट रन रेट कब निकलता है? हर बॉल के एवरी बाद। बॉल हाँ, एट दैट इंस्टेंट, उसी वक्त हर बॉल पे निकलता है। हाँ। तो ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी इस्तेमाल करना। जब एवरेज का बात होगा तो क्या समझेंगे बेटा? पूरा हो गया पूरा रिएक्शन। प्रोसेस होने के बाद एवरेज निकलेगा। लेकिन For अगर आप instantaneous निकालना होगा तो हाँ, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तब आप इंस्टेंटेनियस के दो तरीके से काम कर सकते हो। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। या फिर आप इसको लिख सकते हो जो अभी थोड़ी देर पहले डी बाई डी टी करके क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा बात? हाँ। तो इंस्टेंटेनियस। और आप ये भी याद रखना कि हम लोग जितना भी पढ़ाई करेंगे बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा किसको फॉलो करने वाले बेटा? इंस्टेंटेनियस। को, इंस्टेंटेनियस को। ठीक है, अब इस इंस्टेंटेनियस से भी मामले में ग्राफ पे बात करते हैं। ये देखो, क्या कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है जो नीचे आ रहा है, देखो, हाँ सर, है ना? अब अगर मान लो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि इस वक्त इस पॉइंट पे कितना रेट है, तो ये जो भी रेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। इंस्टेंटेनियस। हाँ। जी अगर सर। हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर हाँ। इस पूरे का निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एवरेज। एवरेज कहलाएगा। ठीक है, और ग्राफ से इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का तरीका ये होगा, मान लो आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पे आप निकालो, तो आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। वो टेंजेंट जहां पर टच करेगा बेटा वहां से आप टाइम ले लो, यहाँ से ये ले लो, आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। उसी तरीके से देखो तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट के मामले में ये देखो ये ऊपर जा रहा है, तो जब जहां तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट का टाइम ले लो और वहां का कंसंट्रेशन ले लो, ये आपको इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। लेकिन एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा? प्रोसेस जहां से शुरू हुआ और प्रोसेस जहां पे खत्म हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे टोटल कितना पी चेंज हुआ और कितना टी चेंज हुआ, ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी या डेल्टा सी बाय डेल्टा टी का हो, ये आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस देगा, सॉरी एवरेज देगा। यहाँ बताने का मकसद ये हो रहा है बेटे कि एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? पूरा प्रोसेस का शुरू और एंड तक का डेटा को चाहिए। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या करोगे? उसी टाइम पे काम करोगे। ठीक है, यहाँ तक का बात? सर আর একবার রিপিট করেন। हाँ सर, আর একবার আগে এটা বোঝ। গ্রাফ থেকে যদি এভারেজ বার করতে বলে তাহলে আমি ধরে নাও বলছি যে এখান থেকে এই অবধি এভারেজ বার করো, তার আগে দেখবো এখান থেকে এই অবধি কতটা রিঅ্যাক্টেন্টে চেঞ্জ হয়েছে। আর এখান থেকে ধর না গ্রাফ করতে জানিস তো? হ্যাঁ, বল এই পয়েন্টে যদি জিজ্ঞেস করি যে কনসেন্ট্রেশন কত, তো ধরে নে R1, আর এই পয়েন্টের কনসেন্ট্রেশন কত, তাহলে R2, তাহলে চেঞ্জ কত হবে রে? R2 মাইনাস R1 খুব এটাই না? এই চেঞ্জটা হয়ে গেল আমার ডেল্টা আর, এই মানটা এখানে বসিয়ে দেব। আবার এই পয়েন্টের টাইম কত, তাহলে এইটা টাইম, আর এখানে টাইম কত, তো এখান থেকে এইটা টাইম, তাহলে এই ডিফারেন্সটাকে কি বলবো আমরা? ডেল্টা টি। মান বসিয়ে দাও, এভারেজ পেয়ে যাবো। বুঝেছিস? কিন্তু যদি ধরো বলা হয় যে শুধু এই পয়েন্টে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বার করো, তাহলে আমি শুধু এই টাইমটা নেব আর এই কনসেন্ট্রেশনটা, ব্যাস এই দুটো মানটা বসাবো এখানে আর সলভ করে দেবো। বুঝেছিস? चलो आरो क्लियर हो एक टू एगोई। अब देखो बेटा कुछ ग्राफ बनाने का तरीका पे ध्यान। एक तो बना बनाया ग्राफ दिखा दिया आपको, अब आपको कुछ ग्राफ का प्रैक्टिस कराते हैं। कैसा लैंग्वेज होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर पहले क्या बात की थी बेटा? मान ले ए से बना बी, ग्राफ किसके वर्सेस किसका बनेगा?
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब सवाल का जवाब देना, बोलो अगर आपसे पूछेंगे इस पॉइंट पे कौन बैठा होगा, जवाब दो, बात करो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? ए प्लस बी का। हमें ए इक्वेशनটা দিয়েছি, A to B ए प्रोडक्ट। ए का ना, हाँ सर। इसका मतलब ए कहाँ बैठा होगा? इसी लाइन में ऊपर कहीं बैठा होगा, ऊपर को हो। है ना। हाँ अब ये हाँ। टाइम के साथ नीचे आएगा, ये टाइम के साथ ऊपर जाएगा, तो ये ए होगा और ये बी होगा। और ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है बेटा कि ऐसे आएगा, ये ऐसे भी हो सकता है। दिस इज योर बी, दिस इज योर ए। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका डेटा के ऊपर। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर आपका डेटा ऐसा है कि इनिशियली आपके पास ये 5 था, ये 0 था, और आफ्टर रिएक्शन मान लो ये 3 है, ये 2 है, तो वो तो आफ्टर रिएक्शन कौन ज्यादा है, ए ज्यादा ना बी ज्यादा? ए ज्यादा है, मतलब पहला वाला है, बी नीचे है। लेकिन अगर डेटा ऐसा होता ए एरो बी, ये इनिशियली 5, ये 0, ये 2 होता, ये 3 होता, तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। ए सेकंड नीचे आ जाता है। है बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ सर। तो हाइपोथेटिकली आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेटा तो आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाओगे। तो नियम सुन लो, एक बार फिर से बोल रहे हो, मेरा बात को ध्यान से सुनना बेटा, नियम को फिर से सुन ले। रिएक्टेंट बात करेगा, बोल क्या करेगा ग्राफ में? ऊपर से परसेंट नीचे डिक्रीज होगा, नीचे आएगा। और प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? नीचे से नीचे से इंक्रीज होगा। ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ पे बात करते हैं, बोल बोल। हाँ कर लो। हाँ हाँ, अब देख, यहाँ देख, इस ग्राफ पे बात करने जा रहे हैं, बात करना मेरे साथ। ए कौन है बेटा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट यहीं कहीं बैठा हुआ है जी सर। ये टाइम के साथ डिक्रीज किया ए। अब अगला पे आओ, कौन है? सी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट? एक का। ए का। तो ए जहां से डिक्रीज किया ठीक उसी के नीचे आ जाए यहाँ से, और यहाँ से सी को उठा दे। बोल समझ में आ रहा? जी सर। हाँ सर। अच्छा डी क्या है? प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट एक ए का। का। तो इसका मतलब डी भी इसी पॉइंट से शुरू होगा। बोल होगा इसी पॉइंट से हाँ शुरू। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डी ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि डी ऐसा हो सकता है ना, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा है वो सेम सी के साथ रहे। ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर डी का वैल्यू सी से ज्यादा है तो डी ऊपर चला जाएगा, अगर डी का वैल्यू सी से कम है तो डी नीचे आ जाएगा, और अगर दोनों बराबर है तो दोनों एक ही लाइन को फॉलो करेगा। ग्राफ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। जी सर। अब आ जाओ इसी लॉजिक पे बात करते हैं। इस ग्राफ को देखो, ए क्या रिएक्टेंट है, तो मान लो ये रिएक्टेंट है, ए है ना। अब बी कौन है? बी भी रिएक्टेंट है। तो बी हाँ, अगर सर। रिएक्टेंट है तो बी के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी होगा। या तो बी यहाँ बैठा होगा, ए से ज्यादा है, या बी यहाँ बैठा होगा, ए से कम है, या बी यहाँ बैठा होगा, ए के ए बराबर के साथ होगा। होगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो मान लेते हैं कि इस बार बी ए से कम है, तो बी ऐसे चला जाएगा। ठीक है। और सी, सी क्या है बेटा? प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट ए और बी का। तो जहां से ए और बी घट रहा ठीक उसी के नीचे से सी ऊपर उठेगा। समझ आ रहा बेटा? यस सर। चलो और सर clear बी होगा। केस में सेम पॉइंट से क्यों नहीं वो लोग ऊपर जा रहे थे? हाँ बोलो, बात करो बेटा, कहाँ बोलो? सर बी आप पॉइंट ए के ऊपर या नीचे लिए, हम एक लोग नंबर सेम ग्राफ, पॉइंट। 2 नंबर ग्राफ, बोल बेटा पहले कौन सा ग्राफ की बात कर रहे पहले हो? नंबर ग्राफ पहले में। नंबर, 1 नंबर पे आप बोलो, 1 नंबर पे बी। आपको सर हम बोले जैसे सेकंड नंबर ग्राफ में आप उसी सेम पॉइंट से सी के ही पॉइंट से आप डी को ऊपर नीचे किए हैं, तो आप पहले वाले ग्राफ में ए के ही पॉइंट से बी को ऊपर या नीचे क्यों नहीं ले सकते थे सर? हाँ, तो आपको तो हम बताए ना बेटा कि बी जो है, फिर से समझना, अच्छा सवाल पूछिए, सुनो बेटा। आपको तो देखो हम बताएं कि तीनों पॉसिबिलिटी है। बी या तो यहाँ से शुरू हो सकता है, इसका मतलब बी का वैल्यू ए से ज्यादा है, या फिर यहाँ से शुरू होगा, इसका मतलब बी का वैल्यू ए से ए के बराबर है, इक्वल है। हाँ, और अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो इसका मतलब बी का वैल्यू उससे कम है। है ना। चलो ना एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखो, आप समझाते हैं, तुम्हारा सवाल का जवाब यहाँ से देखो। यहाँ देखो,
बोलो, इसकी बात करते हैं। मान लो टाइम 0 ये 5 है, तो बोलिए ये दोनों कितना होगा, सी और डी कितना होगा? 0 0। इसका मतलब सी और डी तो हमेशा सेम पॉइंट से शुरू होगा क्योंकि दोनों 0 पे है। सोचो, समझ रही क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ ठीक है सर, इसलिए सी और डी सेम पॉइंट से। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि ये 5 है, ये 3 है, हाँ या वो ये 3 है, ये, हाँ है सर, ना? हाँ सही बोले सर। आपका क्लियर है? हाँ आप ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो, चलो फिर से ग्राफ देखो तो ऐसा बना सकते हैं। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है और ये डी है। देख तो ग्राफ बनेगा ऐसा? हाँ सर। हाँ जी सर। सर। क्लियर है? देख तो ग्राफ बनाने का तरीका सिंपल है बेटा, हाँ ठीक है है ना? सर। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन को कहा जाता है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पे एक ही रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट देगा लेकिन दोनों का पाथ डिफरेंट होगा। ये पाथ डिफरेंट क्या होता है ये भी समझाएंगे, पहले इसका ग्राफ पे बात करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए इसका ग्राफ बनाना है, ए रिएक्टेंट है तो ए ऐसा बनेगा, होगा? हाँ बोलो बी, सॉरी सी, तो सी क्या है? सर प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट, ए का। ए का। जहां से ए घटा वहीं से सी उठेगा। डी क्या है? ये भी ए का प्रोडक्ट है, जहां से ए नीचे उठा डी वहीं से उठेगा। अब बोल डी ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो दोनों हो सकता है सर। दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। आ रहा बात समझ में? हाँ हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? देख ले। नहीं सर। नहीं सर। अब देखो एक एग्जांपल दिखाते हैं। क्या आप लोग ऐसा कोई रिएक्शन पढ़े हैं? CH3CH double bond CH2 when treated with HBr it gives two product, one is CH3CH2 हाँ सर, मेजर और माइनर। H2Br और एक हो सकता है CH3CH। होगा ये? हाँ इसी को क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल रिएक्शन। समझे? हाँ सर। चलो आप लोग एक क्वेश्चन है यहाँ। मान लो ये ए है, प्रोपीन को नाम क्या दे दिया बेटा? ए ये प्रोपीन है, ये सी है और ये डी है। तो बोल इसका ग्राफ बनाते चल। सर बट ऐसा पैरेलल रिएक्शन में एक मेजर और एक माइनर होता है ना सर? हाँ अब सही पकड़ी बेटा। डी ऊपर होगा सर, डी ऊपर से जाएगा बोल। सी। हाँ सर, डी ये सी होगा, बोल डी मेजर कहाँ होगा। होगा? अरे डी ऊपर होगा, सी के ऊपर होगा सर। हाँ सर। डी सी के ऊपर होगा, क्यों होगा? मेजर है ना, डी डी मेजर तो प्रोडक्ट। है। डी में इसका मेजर। मतलब ये मेजर है तो ये ज्यादा अमाउंट में बना होगा, और जो ज्यादा होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। हाँ सर। आइए कंसेप्ट समझ में? जी सर। आइए अगले पेज में आते हैं। अब ये जो रिएक्शन देख रहे हैं बेटा, इस तरह का रिएक्शन को क्या कहा जाता है? सक्सेसिव रिएक्शन। है ना? क्या कहते हैं बेटा इसको? सक्सेसिव रिएक्शन। अब देखो सक्सेसिव रिएक्शन का बनाने का लॉजिक पे ध्यान देना। पहले हम इस पार्ट इतना को पकड़ रहे हैं, बाकी को छोड़ दो। तो ए रिएक्टेंट है, ए क्या होगा? घटेगा। और बी प्रोडक्ट है, बी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन बी जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, अब वो क्या होगा? सर एक्ट ना बैकग्राउंड आवाज होती है। हाँ, किसी का एक बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। किसका आवाज आ रहा है बेटा? देख तो किसी का एयर, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि वो पंखे के सामने बैठा हुआ, वो पंखे का आवाज आ रहा है, या लग रहा है बाइक हाँ, चला रहा है, सर, क्लास सर। कर रहा है। कौन है रे बाइक चलाते चलाते क्लास कर रहा है? हाँ, देखो शांत हो जाओ। হ্যাঁ স্যার এবার ঠিক আছে। हाँ देखो यहाँ, अब समझो। अब बोलो बी क्या है बेटा? तो आप बोलोगे सर सर बी जो है, रिएक्टेंट बन गया है। हाँ अब समझना। आप बोलोगे सर बी जो है ए के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है हाँ सर। हाँ? हाँ तो जब ऐसा मामला रहेगा तो वो पहले बढ़ेगा, जब तक बढ़ रहा मतलब तब तक वो प्रोडक्ट है, और आगे चल के फिर वो घटना शुरू कर देगा। घट जाएगा। आ रहा बात समझ में? ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बी का? हाँ सर। अब अगला लाइन पे मेरा जवाब जो पूछेंगे उतनी जवाब देना। सी किसका प्रोडक्ट है? तो बी का। डी का प्रोडक्ट है, तो जहां से बी घटना शुरू किया है वहीं से सी वहां से बढ़ना। उठना शुरू करेगा और फिर घट जाएगा। हाँ बोलो ये हाँ ये सर। आपको ये बताए थे ना
कि जिसका हाँ, प्रोडक्ट होगा हाँ। ठीक उसी के नीचे से उठेगा, कहीं और से नहीं, याद है ना? हाँ हाँ हाँ। सर। बी यहाँ से उठा लेकिन सी यहाँ से उठ रहा, क्यों? क्योंकि सी बी का प्रोडक्ट है। तो बोलो डी क्या क्या होना चाहिए? डी का वो जहाँ से घटेगा जहाँ से सी घटा है वहाँ से वहां से डी डी से उठेगा। बोलो क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ हाँ सबका सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों को हम 2 मिनट का पॉज दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं। देख बेटा, मान लो ये ए बना, अब बी जो ए का प्रोडक्ट है, मान लो ये बी बना, सी भी उसी का प्रोडक्ट है और डी कलर चेंज कर रहे बेटा, मान लो डी जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, डी भी ए का प्रोडक्ट है तो ए से शुरू होगा और आगे जाके ऐसा हो जाएगा डी, और जहां से डी घटना शुरू हुआ वहां से कौन उठेगा? सॉरी, देखो तो जहां से डी घटना शुरू हुआ वहां से ई उठेगा, आउट करके फिर नीचे आ जाएगा, दिस इज ई, और जहां से ई घटना शुरू हुआ बेटा ठीक उसके नीचे से एफ उठेगा। एक होगा। एफ आएगा। बोलो ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल बेटा। नो सर। नो सर। अगला टॉपिक बेटा क्या हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एक एक पॉइंट आपके सामने रखते जा रहे हैं बेटा, आपको जिस पॉइंट में दिक्कत होगा बोलना, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ बताने की नहीं। फिर भी देख लो पहला पॉइंट, हाँ सर। सर BATR সেসবটাকে বলবেন? कौन सा बेटा बोल? ভলিউম অফ রিঅ্যাক্টেন্স ক্যাটালিস্ট। सेकंड হ্যাঁ BB। এটা তো না স্যার বি লেখা আছে। এটা হোমোজেনাস আচ্ছা ওটাটা ক্যাটালিস্ট আছে ওইটাটা। ধরে নাও যদি এমন একটা বিক্রিয়া হচ্ছে এ গ্যাস বি গ্যাস প্রোডাক্ট পি, আর একটা বিক্রিয়া হচ্ছে এক্স সলিড ওয়াই লিকুইড প্রোডাক্ট, বল কোনটা তাড়াতাড়ি দেখাবো? আসসালামু আলাইকুম স্যার। सर फास्ट স্যার আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি স্যার, আমি ক্লাসে পর আপনাকে So first one. ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে স্যার। স্যার আপনি ওটি তো বলছি স্যার, আমি ক্লাসের পর আপনাকে, আমি ক্লাসে মাঝখানে আছি স্যার, আপনাকে কল ব্যাক করছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে স্যার বলো। So first one. हाँ, अब Fast समझ में आया? system. This reaction will be called homogeneous, this will be called heterogeneous। এবার ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কোনটা তাড়াতাড়ি দেখাবে? হোমোজিনিয়াসটা তাড়াতাড়ি দেখাবে কম্পেয়ার टू हेटेरोजेनियस। और किसी को डाउट है बेटा बोल? ক্যাটালিস্টের ওইটাটা বলুন। পজিটিভ ক্যাটালিস্ট ইনক্রিজ দ্য রেট অফ। आप लोग पढ़े कैटलिस्ट दो तरह का होता है? जी सर, रेट को बढ़ाने वाला घटाने में। तो जो मदद कैटलिस्ट रेट ऑफ करता है रिएक्शन को reaction। बढ़ा दे बेटा उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे उसको नेगेटिव बोलते हैं। और इसका डिटेल आपको हम पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में। अभी इतना याद रखो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है बेटा वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, घटा देता है। एक और भी कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को पूरा स्टॉप कर देगा, रोक देगा। यहां तक ओके है? जी सर। अब देखो अगला लाइन पढ़ो उसको।
क्या समझा बोल? Rate directly proportional to intensity. हाँ, ये आपको याद रखना है कि अगर मामला फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएगा तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। और एनबी में एक पॉइंट देखो, ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, फोटोन जानता है तो क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। हाँ 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 पैकेट सर। जी सर। क्वांटम एफिशिएंसी का डेफिनेशन ये है, देखो सिंपल सी बात समझो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट, है ना? हाँ। इनपुट का मतलब आप कितना एनर्जी दिया, हाँ और आउटपुट का मतलब उससे कितना काम लिया। हाँ तो यही बात यहाँ पे भी क्वांटम एफिशिएंसी का बात हो रहा है। तो मतलब ये हो रहा है कि आप कितना पैकेट ऑफ एनर्जी दिया, मतलब कितना फोटोन दिया रिएक्शन के टाइम पे, और आउट ऑफ दैट फोटोन कितना फोटोन आपका यूज हुआ। मान लो एक रिएक्शन आप 100 फोटोन दिए, लेकिन रिएक्शन में सिर्फ 25 फोटोन का इस्तेमाल हुआ, तो क्वांटम एफिशिएंसी कितना कहलाएगा? 25%। हाँ सर। अगला लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बता रहा है ये नियम? ये बता रहा है कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? हर 10 डिग्री पे डबल। रेट डबल हो जाएगा। डबल। ठीक है, ये याद रखना। और इसी को एक और नाम से बोलते हैं, इसका जानते हैं? ये हर 10 डिग्री पे रेट डबल होने को जानते हो क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वेरी गुड बेटा, Temperature टेम्परेचर coefficient। कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। अब ये कुछ और भी सुन लो। कुछ रिएक्शन पीएच के ऊपर भी डिपेंड करता है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। तो ये था डिफरेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका क्या डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब चलो जहां तक जो पढ़ाई की है, अब आप कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। पेन पेपर उठाओ तो बेटा लोग, अब आओ तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो पढ़ा है बेटा उसी के बेसिस करके उठाओ, ट्राई करो बेटा इसको। सर ऑप्शन बी बॉम्बे। यस सर बॉम्बे। -8। बाकी बेटा बोल, बाकी बेटा।
क्या बेटा बाकी तो बोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग नहीं बना पाया अगला क्वेश्चन ट्राई करो, मेरे साथ सारा डिस्कशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Sir, Bombay. B. हाँ सर बॉम्बे बी सर बॉम्बे 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 है sir. चलो এটা ट्राई करो। ए बाकी बेटा क्या क्लास में दो ही गधा है और बाकी क्या है रे, सब टेप लगा के बैठा हुआ, मुंह पे आंसर दे। Sir, এটা Bombay হবে। B. এটা बॉम्बे হবে স্যার बी ये भी बॉम्बे होगा। हाँ হ্যাঁ sir. वाह, तुम लोग खाली बॉम्बे घूम रहे हैं। अगला अगला क्वेश्चन ट्राई करो। सर सी। सर डी सर ए बाई सी Sir, D. Delhi. डी हाँ सर डी सर। बोलो आंसर बोलो। दिल्ली Sir, सर D. Delhi. यस हाँ सर डी। इतना देर के बाद एक बेटी बोली दी, बाकी तो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। सर ये सी सर ये ठीक से समझ नहीं आ रहा। Sir, এটা হচ্ছে না। सी सर ऑप्शन सी बोल आंसर बोल। ऑप्शन सी सर सी सी
आ रहा है सबका सी आंसर आया, देख तो। ना समझ। नहीं सर, हमसे ये नहीं हो रहा है। चलो चलो, पहले अभी तक जितना क्वेश्चन किए इसको हम लोग दोबारा बातचीत करते हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो तो बेटा। क्या मांगा है, जवाब दो, पहले जो पूछे जवाब दो। क्या मांगा है? सर टाइम। टाइम मांगा है सर। है ना? और डेटा में क्या दिया बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस rate दे चुका है। रेट दे दिया। concentration Concentration. रेट ऑफ find करना है। डिसअपीयरेंस का मतलब रेट दिया है ना? जी सर। हाँ सर। देखो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोल बेसिक फंडामेंटल जानते हैं उससे हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ देखो कि रेट का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन बाय मतलब होगा टाइम। कंसंट्रेशन बाय टाइम। इसका मतलब टाइम का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन बाय रेट। और नीचे देखो, नीचे देखना, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल मोल पर पर लीटर। लीटर बाई रेट। और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। हाँ सर। ये है ना बेटा? हाँ। हाँ, तो अब देखो तो क्वेश्चन में मोल दिया है 6 into 10 हाँ to the सर, power of 6 minus into 10 7 to the minus 7 और वॉल्यूम दिया है 0.05 into 10 to the power of 10 minus to 3। the अरे minus ये 3। मिलीलीटर में दिया तो लीटर में लाने के लिए हो गया। हाँ तो सर। ये कंसंट्रेशन का वैल्यू को आप यहाँ प्लॉट करो और रेट का वैल्यू कितना दिया बेटा? ये 6 into 10 to the 5। जो लोग नहीं बना पाए सारा स्टेप दिखा दी, जल्दी करके देखो आ रहा है कि नहीं, मैच करो, चेक करो। जो लोग से नहीं बना जल्दी करो बेटा। हाँ सर, आ गया। बाकी लोग बना, चेक कर। हाँ सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या? ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखना। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आप लोग जो एग्जाम दिए पिछले क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके साथ रिलेट किया गया क्वेश्चन। देखो ना, यहाँ से दिख नहीं रहा बेटा, रिवर्सिबल के फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, तो रिवर्सिबल तो इक्विलिब्रियम का बात तो आएगा ही। अच्छा अब देखो, याद करो आपको पिछले क्लास में मतलब इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया गया था जिसका नाम था लोमा। याद है लोमा बेटा? हाँ सर, लॉ ऑफ हाँ मास सर, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो देख तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और NO2 का स्क्वायर। देख तो लिखने का तरीका भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो वो तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे? सर K2 into N2O4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बोलो? हाँ हाँ सर। सर, और रेट फॉरवर्ड इक्वल हो जाएगा रेट बैकवर्ड से। नहीं, वो तब इक्वल होगा जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बोलता है। क्या क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बोला है? नहीं सर। नहीं सर, तो यहाँ तो पर रेट फॉरवर्ड की बाय बात करेंगे। बैकवर्ड होगा। तो रेट इज ओवरऑल रेट होगा बेटा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है, समझना लैंग्वेज को। यानी कि हाँ सर। हमारा जो R निकला वो क्या निकला? वो निकला K1 NO2 का स्क्वायर माइनस K2 N2O4। देख तो ये आएगा रेट। हाँ सर। पर आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन मांगा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। हाँ, अब और यहां से समझते हैं। तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं? -1/2 d/dt ऑफ NO2। यही है ना? हाँ सर। या NO2 कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखना है। मल्टीप्लाई होगा। d/dt ऑफ व्हाट? NO2। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखो तो ये होगा कि -d/dt ऑफ NO2 इज इक्वल टू 2R।
हाँ सर। हाँ ना, कुछ बोलते रहो। अरे 2-3 मेरे को तो हाँ, लग ही नहीं रहा कि क्लास में और बच्चे बैठे हो ना। यैया का आवाज हाँ आ रहा है, सर, किसी हाँ। का आवाज नहीं आ रहा है। एक्टिवेट कर, पार्टिसिपेट कर। तो आपके हाँ, क्वेश्चन पे सर। डिसएपियरेंस ऑफ NO2 मांगा, मतलब ये मांगा which is equals to 2R 2। अब R का वैल्यू तो ये निकाले बेटा, तो हम लोग जो इसको आका multiply वैल्यू होगा। निकाले उसमें बस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा ना। हाँ, मल्टीप्लाई करके देखो तो ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, चेक करो, ऑप्शन भी आ रहा है। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन पे फिर से आप ध्यान दो तो आपसे क्या कहा गया, क्या मांगा गया। आपको कहा गया है कि d/dt ऑफ NH3 का वैल्यू इतना है और आपसे मांगा गया है N2 और हाइड्रोजन के मध्य। तो चलो ना, सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, इसको हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ व्हाट, N2 माइनस, ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस। इक्वल्स टू माइनस 1/3 d/dt ऑफ H2 H2। इक्वल्स टू प्लस 1/2 d/dt ऑफ NH3। हाँ सर। होगा यही। हाँ। अब हमारे क्वेश्चन पे देखोगे तो हमारे क्वेश्चन पे इसका वैल्यू दिया है, मतलब इसका वैल्यू दिया है हाँ सर। हाँ, अब जी समझ सर। में। अब यहां से देखो, और मांगा किसका वैल्यू है, मांगा है इसका वैल्यू N2 और H2। तो मतलब दोनों में से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझो, d/dt इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 d/dt ऑफ NH3 लिख तो लिख सकते हैं, हाँ सर। है ना। जी और सर। इसका वैल्यू कितना, 2 इंटू, यानी क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। यहाँ से 2 कट गया, ये देखो पहला पार्ट आ गया, ये जी भी सर, सेम आ है। गया अब इसको चेक करना होगा कि ए और बी में से सही कौन है। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या चाहिए हमको, d/dt ऑफ N2 चाहिए। तो d/dt ऑफ N2 क्या है, हाफ इंटू d/dt ऑफ NH3, यानी कि हाफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। यहाँ से कट गया, ये पार्ट आ गया, चेक कर ले। हाँ सर। B। तो बी होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आओ, क्या मांगा आपसे, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अच्छा देखो, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए डायरेक्ट ट्रिक लिख सकते हैं, दिस अभी आपको सिखाए थे ना, हाँ कि रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस हाँ। अगर निकालना है तो रेट के साथ उसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, r इंटू सी। हाँ अब इन सर। दोनों का रेशियो मांगा तो r और कट गया बेटा, यहीं से समझ में आ गया a/c होगा, चेक कर। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है सर। आओ अब इस क्वेश्चन पे। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो अभी अभी आपको हम क्या बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। हाँ सर। और अगर हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के हिसाब से, तो फॉरवर्ड में ये मेरा रिएक्टेंट है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू Ka कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5। और बैकवर्ड में ये दोनों मेरा है, पानी तो लेंगे नहीं, छोड़ देंगे पानी को। तो बैकवर्ड का क्या लिखेंगे, Rb इक्वल्स टू Kb CH3COOH एंड C2H5OH। और अगर इसको प्लॉट करोगे इसमें देखो तो इसके साथ कंपेयर करने पे ये क्या लग रहा है कि ये Ka का वैल्यू है, और कंपेयर करके देखो तो तुमको समझ में आएगा ये Kb का वैल्यू है, चेक करो। हाँ हाँ। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके बोलो Ka Kb का वैल्यू आ रहा है। और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर याद कर, तो आपको हम पढ़ाए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड होता है। बैकवर्ड। हाँ सर। और यहाँ फॉरवर्ड कौन है, K है, जिसका वैल्यू 4 into 10 to the power of -4 है। और बैकवर्ड में कितना है बेटा, 3 into 10 to the power of 4 है। तो देखो तो ये सॉल्व करने पे आंसर सी आएगा, ओरली बन जाएगा। देखो हाँ सर।
यहाँ तक ओके बेटा लोग? जी सर। चलो अगला क्वेश्चन। सर एक बार पीछे हो, ये एक बार। बोल बेटा। सर आप इसको केबी क्यों लिए? किसको बेटा? तो CH3 CO C2H5 को। अच्छा बैकवर्ड में ये है ना केबी बेटा, फॉरवर्ड के लिए के है। हाँ सर। और कुछ? नहीं सर। अब इसको बताओ। सर सी आवे। सी सर 16 टाइम्स। सी। यस सर सी। हाँ सर सी। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका देख ले, पहले कंसेप्ट समझ। 10 डिग्री से अगर 20 डिग्री जाएंगे तो अभी क्या पढ़े थे कि 10 डिग्री का अगर चेंज डबल होगा तो रेट डबल हो जाएगा। 10 से 20 जाने पर डबल हो गया। फिर 20 से 30 चले जाए तो डबल का डबल 4 हो जाएगा। 30 से 40 चले जाओ, इसका डबल 8 हो जाएगा। और 40 से आप 50 पहुंचोगे, इसका डबल 16 हो जाएगा। कहां से 16 होगा? यस सर। और इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका होगा बेटा, 2 to the power of delta t by 10। देख तो डायरेक्ट आगे चेक कर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दो और 4 आना इनाम में मिलेगा। लग जाओ बेटा लोग। सर बॉम्बे होबे। बी। তুই বার করেছিস না টুক্কা মারছিস? না সেটা মনে আছে, সেটা সলভ করেছিলাম মনে একটা আছে? বই। কারণ আমি জানি এই প্রবলেমটা সলভ করতে একটু সময় লাগে। ঠিক আছে মা, তুই করেছিস, একটু ওয়েট করছি। বাকি বেটা যেটা লোক ট্রাই করো, টাইম ওয়েস্ট মত করো বেটা, फटाफट ট্রাই করো। উত্তর আসে স্যার হ্যাঁ অপশন বি আসছে স্যার। सर ऑप्शन बी। जी सर। हाँ सर बी आ रहा है। और बाकी लोग? हाँ सर ऑप्शन बी आ रहा है। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं बेटा लोग। और ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कंसेप्ट से भरा हुआ है। और बेटा अगर इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो आगे एक ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे, उस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, लेकिन वो तभी जब इस कंसेप्ट को आप समझो। देखो कैसे क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर कर दिया कि आइडियल गैस का बात हो रहा है बेटा। आइडियल गैस का बात हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू एनआरटी। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, एक dp by dt है, एक dc by dt है, एक dn by dt है ना, तीन टर्म।
तो ऐसा करते हैं कि हाँ P को इस तरफ रखते हैं और V को इसके नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा? N by V का मतलब CRT। CRT। अब अगर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा? DP by DT इज इक्वल टू DC by DT RT। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, अब इसी से फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि P इक्वल्स टू NRT by V लिख सकते हैं, और हाँ। इसको कांस्टेंट मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? DP by DT इक्वल्स टू DN by DT, और आपका यहाँ पर होगा RT by V। इसको इक्वेशन 2 बना। पहले बोलो, ये दोनों इक्वेशन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। अब देखो हमारा ऑप्शन में सबको सब किससे रिलेट किया? DC by DT से रिलेट किया है ना। तो यहाँ पे DC by DT का वैल्यू क्या आएगा इक्वेशन 1 से? 1 by RT DP by DT। 1 by RT DT by DT। DP by DT। तो देखो ये मैच कर गया हाँ सर। हाँ। है ना। क्लियर है? मैटर समझ में आ रहा है? हाँ सर। और अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में देखो तो DP by DT की जगह लिख सकते हैं DC by DT RT इक्वल्स टू DN by DT RT by V। यहाँ से RT कट गया, 1 by V बच गया। 1 by V DN by DT। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अगर ये क्लियर है बेटा तो इसको बना के दिखाओ तो समझेंगे सब कुछ क्लियर है। सर साइन दोनों में डिफरेंट है सर। क्या साइन बेटा? यहाँ साइन का तो कोई बात ही नहीं आया। सर 6 केल्विन सर, 6 केल्विन। एक जन बोला 6 केल्विन। चलो सुना आंसर। और कोई आंसर? सर ऑप्शन डी दिल्ली 24 केल्विन। चलो देखो, ये जो आप क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़ो। क्वेश्चन क्या दिया बेटा? देख, ये यूनिट और दोनों डिफरेंट यूनिट है। हाँ सर। ये यूनिट का मतलब ये क्या है? DC by DT। देख तो ये है DC by DC by हाँ DT। सर। हाँ। और ये यूनिट का मतलब क्या होगा? DP by DT। DP by DT है। हाँ सर। और DC by DT और DP by DT का रिलेशन क्या? देख ले एक बार। 1 by RT। 1 by RT DP by 1 by RT है ना। तो अगर हाँ, तो सर। बात करते तो लिख सकते हैं ऐसे कि DC by DT equal to 1 by इक्वल्स RT। टू 1 by RT DP by DT। हाँ सर। अब वैल्यू पुट करेंगे। DC by DT का वैल्यू कितना बेटा? 2.5 into 10 to the power of -3। 1 by RT को वैसे ही रख, और DP by DT का वैल्यू कितना बेटा आपका? 5 into 10 to the power -3 है ना। तो बोल तो RT का वैल्यू क्या आया? 2। हाँ सर 2। और आपसे T मांगा है, R तो पता है, तो T इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 by R, और R का वैल्यू यार अपन बोलते हैं 1 by 1 12 by होगा। 12। 1 by 12। हाँ तो अगर R का वैल्यू हम 1 by 12 पुट करेंगे 24। 24 हो जाएगा। 24 केल्विन टी। हाँ सर। यस है सर। समझ में नियम? हाँ 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 ये सर। क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये रिलेशन याद होगा। ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। चलिए आगे जी बढ़ते सर। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा चुके हैं, दोबारा देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। क्या पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन में? क्या कहता है ये कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि जो R होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लैंग्वेज पे ध्यान दो, बात करो। किसके साथ डायरेक्टली? रिएक्टेंट of the reactant। नहीं, तीन बात है, यहाँ ध्यान रिएक्टेंट दो। का एक्टिव मास थी। प्रोडक्ट, एक्टिव मासेस, रिएक्टेंट, तीन बात है बेटा यहाँ। अब एक्टिव मास फिर से याद कर लो, आपको हम 3 पढ़े थे।
एक्टिव मास कंसंट्रेशन हो सकता है, एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर हो सकता है, एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन। याद है ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे? हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब अगर मान लो, फिर से समझते हैं, आर सपोज एक रिएक्शन है ए प्रोडक्ट पी, इसके लिए लोमा कैसे लिखेंगे? आर एक्टिव मास ऑफ ए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ है ए प्लस बी प्रोडक्ट पी, तब आप लिखोगे आर इस ए मल्टीप्लाइड बाई बी, क्योंकि ये प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है? इस प्रोडक्ट का मतलब ये प्रोडक्ट मत पकड़ना, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई। तो किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्टिव मास को मल्टीप्लाई करना। किसका एक्टिव मास को मल्टीप्लाई करेंगे? रिएक्टेंट का। ये मेरा रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, दोनों का एक्टिव मास को मल्टीप्लाई किया। अब अगर मान लो फिर से आपके पास ऐसा क्वेश्चन है 2a प्लस बी एरो पी, तो 2a को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी एरो पी, और लॉ कहता है सबको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a इंटू ए इंटू बी, यानी ये क्या बन गया? ये बन गया r प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर b, है ना। यानी इससे क्या लॉजिक बन रहा है कि जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या कर देना आपको? पावर में। पावर में। तो पढ़ कर देख, सारा बात समझ में आ रहा है कि हाँ सर। हाँ क्लियर सर। है? हाँ सर। चलो अगला टर्म क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। ये देखो अभी जो हम लोग पढ़े यहाँ पर के, ये के क्या है? यही है ना रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसने एक एक करके। पहला इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेना, देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे ध्यान दो। यूनिट देखो, रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो। हाँ सर। नेक्स्ट, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ग्रेटर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये इसका प्रॉपर्टी याद रखना। अगला प्रॉपर्टी याद रखना, रेट कांस्टेंट किसके साथ वैरी करता है बेटा? टेम्परेचर। और यही बात पिछले क्लास में भी, पिछले चैप्टर में भी बोले थे, जी सर। और इसमें फिर से बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगला क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये कांस्टेंट तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के कांस्टेंट है। अगर आप रिएक्शन चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन अगर आप रिएक्शन चेंज नहीं करोगे तो रेट कांस्टेंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक की बात? हाँ सर। आइए अगला टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का रीढ़ का हड्डी यही है बेटा, सारा खेल तो यहीं से शुरू होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाए, लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और आपसे बोला गया लोमा लिखने के लिए, तो बोल बेटा लोग लोमा कैसे लिखेगा? जवाब दे वहां से। R equals to K into A to the power small a and B to the power B to small the b. power B. ये होगा। लेकिन अगर आपसे बोलेगा इसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो, तब आप बोलेगे ओए आमी जानी ना। जानी ना। हाँ ये याद रखना। मतलब अगर आप ये बोलते आमी जानी ना तो सही हो गया। सोचो तो अगर हर सवाल का जवाब यही होता तो आप तो जीनियस हो जाते। हाँ सर। যা কিছু জিজ্ঞেস কর, যদি আমি জিজ্ঞেস করতাম সোনাক তোর নাম কি, সোনাক বলতো আমি জানি না। सर तो फिर साइंटिस्ट लोग का तो खाना बंद हो जाता है। अरे जियो बेटा, तुम कहाँ तक पहुंच गई? सुनो बात को समझो यहाँ पर, इस बात को गांठ बांध दो बेटा कि आप रेट लॉ नहीं लिख सकते। लेकिन मान लो कि आप पे कनपट्टी पे बंदूक लगा दिया है, बोलो बंदूक लगा दिया, आंसर दो। तब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? अब आंसर सुनो क्या होगा। तब आप बोलोगे रेट लॉ इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर आमी जानी ना बी टू द पावर आमी जानी ना। यस। अब आप देखो आपके जो रिएक्शन है, एक्चुअल रिएक्शन है, इस एक्चुअल रिएक्शन में कोई एक्स और वाई तो टर्म है नहीं, ये आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये एक्स और वाई कैसे आया? तब आपका जवाब होगा यही तो बोल रहे हैं आमी जानी ना, ये नहीं पता है। तो पूछेगा पता करो, कैसे पता करोगे?
इसका एक ही उपाय है पता करने का, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो याद रखना कि लोमा आप तभी लिख पाओगे, सॉरी रेट लॉ आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा। बिना एक्सपेरिमेंटल डेटा का रेट लॉ नहीं लिख सकते। आपको आगे चल के कुछ ऐसा भी मामला मिलेगा, ध्यान से देखना, आगे चल के कुछ ऐसा भी मामला मिलेगा कि मान लो आपके पास ऐसा है प्रोडक्ट और लोमा, अब लोमा क्या लिखोगे, R इक्वल्स टू K A टू द पावर A B टू द पावर B, जो कि आप पूरा कैसे लिखे बेटा, थ्योरेटिकल वे। लेकिन जब आपसे कहा गया रेट लॉ लिखो और आपको एक्सपेरिमेंट का डेटा भी दे दिया, गिवन है, और उसको लिखने के बाद आपका आंसर ये आ रहा है R इक्वल्स टू K A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। इसका मतलब लोमा और रेट लॉ सेम हुआ कि नहीं, देखो। तो क्या मतलब निकलेगा हाँ, इसका? इसका मतलब निकलेगा, आप बोलोगे सर अच्छा आप समझ में आ गया बात सर, कि जो पार्ट हम थ्योरी में लेके चल रहे थे दैट इज मैचिंग विद एक्सपेरिमेंट। लेकिन हाँ। अगर आपका थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और आया, तो आप किसको मानोगे, किसको एक्सेप्ट करोगे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है ना, ये नियम है बेटा, इसका नियम यही है। देखो इसका क्या कहता है, पहले पढ़ो और देखो ये आपका कीवर्ड है, पढ़ लो इसको। पढ़े बेटा लोग? हाँ सर। और यहाँ पे जो आपका टर्म एक्स और वाई जो अननोन टर्म है, आपको कैसे पता करोगे? एक्स और वाई अननोन टर्म कैसे पता करोगे? एक्सपेरिमेंट। और यही टर्म जो एक्स और वाई एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, इसको किस नाम से आप पुकारोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स क्या कहलाएगा, एक्स क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या कहलाएगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और एक्स प्लस वाई क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लैंग्वेज को ध्यान में रखना, यानी सारे ऑर्डर को जोड़ दो तो वो रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा, और एक एक करके बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है बेटा लोग, यहाँ तक आगे बढ़े। अगला टर्म मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसका ये पढ़ो क्या कहता है, पढ़ो इस लाइन को। और इसके साथ ही एग्जांपल पढ़ो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन? এক ধাপে যেটা হয় রিঅ্যাকশন। सिंगल स्टेप रिएक्शन। वो रिएक्शन जो एक स्टेप में होगा आप उसको क्या कहोगे, एलिमेंट्री। ठीक है, तो क्या कहता सुनो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का ये मतलब होता है कि किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितना मोल या जितना मॉलिक्यूल किसका, रिएक्टेंट का इन्वॉल्व है बैलेंस्ड इक्वेशन में, आप उसको कहोगे मॉलिक्युलरिटी। जैसे कि देखो तो इसमें कितना इन्वॉल्व है, 1, ये यूनि हो गया। इसमें कितना इन्वॉल्व है बेटा, 2, तो ये बाई हो गया। इसमें कितना इन्वॉल्व है, तो चलो तो इसका जवाब दो तो बेटा, H2O2 gives H2O plus O2। बोल इसका मॉलिक्युलरिटी क्या है? तो यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर। कैसे बैलेंस? देखो छोड़ दिया, बैलेंस तो किए नहीं बेटा। बैलेंस है नहीं है ना, बैलेंस कर। नहीं सर, नहीं। वो पहले बाई मॉलिक्यूलर। बाई है सर। हो गया बैलेंस? हाँ सर। तो बोल इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है? 2 बाई मॉलिक्यूलर। आया समझ ओ में? सर डबल स्टेप रिएक्शन। हाँ डबल स्टेप, अच्छा हाँ याद आया। हाँ तुम लोग को तो याद आ गया बेटा, तुम लोग को पढ़ा है, बाकी बेटा बेटी को भी तो समझ ले। बाकी बेटा बेटी तुम लोग का दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर
जो नियम से पढ़े उसके हिसाब से तो 2 होना चाहिए था, बाई मॉलिक्यूलर होना चाहिए था, ये यूनी कैसे हो गया? ठीक, अब आगे का नियम सुन। आगे का नियम ये है बेटा कि यूनी तब होगा, सॉरी बाई तब होता अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो अगला सवाल ध्यान से सुनेगा, बहुत जबरदस्त सवाल आएगा। अगला सवाल, सर আমরা কি করে জানবো যে কোনটা सिंगल स्टेप कोनटा मल्टी स्टेप? और यहाँ नहीं बेटा, इस पूरे चैप्टर में कई ऐसा जगह पे आपके सामने ये सवाल आएगा, सर अपन को कैसे पता चलेगा, अपन लोगों को कैसे मालूम चलेगा? तो डोंट वरी बेटा, इट विल बी गिवन टू यू। इसको लेके कभी चिंता मत करना, बस ये चैप्टर को समझ लो। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये चैप्टर पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड चैप्टर है, और चूंकि एक्सपेरिमेंट बेस्ड चैप्टर है तो एग्जाम हॉल में तो बेटा आप एक्सपेरिमेंट करने बैठे नहीं है, इसलिए वो सारा डेटा आपको दे दिया जाएगा। यानी इस चैप्टर में जानते हैं आपको क्या सीखना है? एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज कैसे किया जाता है, आपको वो सीखना है। इसलिए कभी भी अगर दिलो दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो डोंट वरी बेटा, इट विल बी गिवन टू यू। हाउ? लुक दिस वे। तो ये कितने स्टेप में हुआ बेटा? 3 स्टेप में। 2 स्टेप में। इन दोनों को जोड़ोगे तब नहीं आएगा। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ सर, है ना? ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये टोटल हो गया उसका। अब हाँ सर। अगर मल्टी स्टेप हुआ तो आप क्या करना, उस स्टेप को फोकस करना जो RDS। स्लो है। स्लो का RDS कहते हैं। पढ़े मैंने इतना टर्म? हाँ हाँ, स्लो में सर। कितना इन्वॉल्व है बेटा? 1 एक। 1। आंसर 1 हुआ। अब समझ में आया कैसे हुआ ये? हाँ हाँ सर। तो एग्जाम में ये दिया होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, और पढ़कर देखो, समझ में आ रहा है कि जी सर। हाँ सर। अगर सोचो तो ये नहीं देता, तब आप डायरेक्ट क्या बोल देते? बोलते सर यहाँ 2 और 1 3, तो ट्राई हो दो। जाता, तो गलत हो गया, है ना? लेकिन अगर आप स्लो स्टेप पे ध्यान दोगे, 1 मोल ये और 1 ये मिलकर के 2 हो गया, बाई मॉलिक्यूलर हुआ। क्लियर है मैटर? देखो समझ में आ रहा हाँ है? सर। तो क्या ध्यान में रखना, दोबारा सुन ले बेटा लोग, कि मॉलिक्युलरिटी निकालने के टाइम पे आप ये ध्यान दोगे कि आपका सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है, और कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, वो गिवन होगा। अगर सिंगल स्टेप होगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही आपका आंसर। लेकिन अगर मल्टी स्टेप होगा तो सारे स्टेप में आप ढूंढो कौन सा स्टेप स्लो है। जो स्लो स्टेप होगा उसमें जितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा वो आपका मॉलिक्युलरिटी बताएगा। टिल हियर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो 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 सर। सर। एनबी में कुछ पॉइंट्स बोल रहे, पढ़ लो, देख लो। यहाँ पे भी उम्मीद करते कोई डाउट नहीं है। ये सब आपका बोर्ड लेवल का याद करो। तो याद रखना, मॉलिक्युलरिटी का कांसेप्ट पूरा पूरी थ्योरेटिकल है। मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, और मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा भी नहीं होता है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में ये भी याद रखना कि जो ऑर्डर होता है वो थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं, वो कैसा कांसेप्ट है बेटा? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल। और सर वो order- थर्ड वाला order- क्या है सर? हाँ, वो 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता सर? वो भी बताएंगे। ऑर्डर जो होता है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑर्डर जो है बेटा वो 3 से ज्यादा भी पाया गया है। ठीक है? अब मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता, चलो उस पर भी बता देते हैं। इसी चैप्टर के एंड में आप लोग थ्योरी पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा सॉल्यूशन थ्योरी। हाँ। और कॉलिजन थ्योरी ये कहता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब सोचो, ये 2 मॉलिक्यूल है, क्या 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकता है आपस में? बहुत अच्छी तरीके से। जी सर। हाँ। 3 अगर रहा, 3 को कोलाइशन, एक तो ऐसा होगा कॉलिजन। स्पेसिफिक। लेकिन 4 अगर करेगा तो देखना, अगर ये तीनों टच किया तो ये बाहर हो जाएगा। 4 को एक साथ टच करो, टच ही नहीं होगा। नहीं होगा जी हाँ। सर। इसका मतलब कॉलिजन नहीं हो रहा है, तो कॉलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इसका मॉलिक्युलरिटी नहीं पकड़ा जाएगा। समझे बात? 3 से ज्यादा क्यों जी नहीं सर। होता? हाँ सर। अब आ जाओ अगला टर्म पे, ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके कि ऑर्डर जो होगा वो कहां से मिलेगा। ये देखिए, जो आपका पावर होगा वही ऑर्डर होगा, लेकिन ये कहां से लेना है आपको? ये रेट लॉ से लेना है, याद, रेट लॉ। ठीक है? अब अगर मान लो यहाँ पर टर्म्स को पढ़ लो, ये सारा पढ़ो, पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो, तो बेटा ये सब बता चुके हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो अल्फा किसका ऑर्डर कहलाएगा बेटा? ए का। बीटा किसका ऑर्डर होगा? बी का। गामा किसका हो जाएगा? सी का। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसका हो जाएगा? टोटल रिएक्शन। ठीक है यहाँ तक? अब सुनो, मान लो यहां से देखो, अच्छा बताओ तो
ये जो रिएक्शन आपके पास है, ये जो रिएक्शन आपके पास है, ये ऊपर में, इसी का तो ये निकाले ना हम लोग रेट लॉ। अगर इसका लोमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R इक्वल्स टू K A टू द पावर A to the power A, B to the power B और C to the power C. A के जगह पे अल्फा आ गया बेटा, B के जगह पे बीटा आ गया है और C के जगह पे गामा आ गया। तो अगर अल्फा A के बराबर हो जाए, बीटा B के बराबर हो जाए और गामा C के बराबर हो जाए, तो इसका क्या मतलब निकलता है? और उससे सिंगल स्टेप रिएक्शन है सर। इसका मतलब निकलेगा कि लोमा और रेट लॉ दोनों सेम है। हाँ, इसका मतलब निकलेगा कि आपका थ्योरी और आपका एक्सपेरिमेंट सेम है। सेम। इसका मतलब निकलेगा कि जो मॉलिक्युलैरिटी है और ऑर्डर है वो सेम है। और ये तभी होता है, अक्सर वहां होता है जब मामला सिंगल स्टेप रिएक्शन। हाँ, ये याद रखना। बाकी मामले में भी होता है, लेकिन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा तो गारंटीड याद रखना, जो लोमा होगा वही रेट लॉ। यस सर। ये पॉइंट याद रखना। अब आगे कुछ पॉइंट सब पढ़ लो फटाफट पढ़ लो। पढ़ लिए? हाँ सर। तो अब अगर आपके सामने एक सवाल रखा जाए कि अंडर विच कंडीशन लोमा वर्क्स परफेक्टली, कोई गड़बड़ नहीं होगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्योंकि लोमा से ज्यादा हम प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? रेट लॉ को। हाँ, हाँ और सिंगल स्टेप एक ऐसा मामला जहां पे लोमा रेट लॉ सेम हो जाते हैं, यानी कि लोमा सबसे बेस्ट कब काम करेगा? व्हेन द रिएक्शन इज एलिमेंट। सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप। क्लियर है यहां तक? अब अगला टर्म क्या है बेटा? Pseudo unimolecular reaction. सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या कहता है? पहले एक बार आपको खुद से पढ़ो। पढ़े? हाँ हाँ सर। सर। तो अब आपको सुन लो क्या कहता है। अगर आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मान ले हमारे पास ऐसा कोई रिएक्शन है A प्लस बी प्रोडक्ट टू और R इक्वल्स टू K A B, क्या ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है? बोलो। हाँ सर। है ना? अब अगर इन दोनों में से किसी भी एक को आप एक्सेस में कर दो, मान लो B को एक्सेस में कर दो, आप जिसको एक्सेस में करोगे वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी B कांस्टेंट और K कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मिलाकर के अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो K डैश A dash A। अब ये कैसा ऑर्डर बन गया बेटा? यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर को आप किस नाम से पुकारोगे? सीडो फर्स्ट ऑर्डर या सीडो यूनिमोलिकुलर, दोनों सेम टर्म है बेटा। देखो यहाँ है, ठीक है ना? सीडो फर्स्ट ऑर्डर कहो या सीडो यूनिमोलिकुलर कहो। और ये चीज आपको हम दोबारा पढ़ाएंगे, ये टॉपिक आपको हम फिर से पढ़ाएंगे जब सेकेंड ऑर्डर आएंगे, तो उस वक्त हम आपको दोबारा टच करेंगे। अभी नॉलेज दे दिए। क्या सिंपल सा बात याद रखना कि अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और एक को एक्सेस में डाल दे तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर जैसा हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन को आप सीडो फर्स्ट ऑर्डर कहो या सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहो। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप याद रखना, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है हाँ सर। और इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। ये दो एग्जांपल याद रखो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ सर। नाउ लिसन, आपके जो नोट्स भेजा गया ना बेटा, आपके नोट्स में ये कई सारा एग्जांपल्स दिए, एक बार नजर दौड़ा लेना। क्योंकि बेटा नीट में और जेई में एक दो साल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है जहाँ डायरेक्ट रिएक्शन देके पूछा ऑर्डर बताओ, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा হ্যাঁ नहीं। স্যার 96 এ জিজ্ঞেস করেছিল है না? শুধু पूछा? রিঅ্যাকশনটা দিয়ে বলেছিল অর্ডারটা কি। हाँ, वो क्वेश्चन भी आपको दिखा देंगे। इसलिए बोल रहे बेटा कि आपके नोट्स में हम कुछ एग्जांपल्स दे दिए, यहाँ बताने का कुछ नहीं है, बस ध्यान में रखो। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल देख लो, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। और ये भी याद रखना, जितना
रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगा वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। ऑल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है बेटा, ये याद कर लो। थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल ये देख लो आप। सर लास्ट क्वेश्चन तो ছিল। हाँ, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा यही पूछा गया था। यस सर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपके पास कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल भी, ये देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर, और कुछ नेगेटिव का भी एग्जाम्पल दे दिए बेटा। ठीक है, तो यहां समझने का कुछ नहीं, इसको ध्यान में रखना। तो यहां तक बेटा आपको हम ऑर्डर कराएं। अब सुन लो अगले क्लास में क्या करवाना है। आज का वीडियो भेज देंगे, देख लेना। इस चैप्टर का बेटा मेन खेला अगले क्लास से शुरू होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जानते हो क्या पूछेगा आपसे, एक ही सवाल पूछेगा, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर आप तभी बता सकते जब आपको रेट लॉ डिटरमाइन होगा, या फिर आपसे पूछेगा रेट लॉ बताओ, तो रेट लॉ तभी आपको पता होगा जब आपको ऑर्डर पता होगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोग अब आगे का सुन लो क्या है। आपको हम सिखाएंगे अलग अलग मेथड, डिफरेंट हेडिंग पर ना, हेडिंग क्या है, मेथड्स, क्या क्या तरीका है। क्योंकि आपको हम क्या बोले इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। आपको डेटा दे दिया जाएगा, आपको डेटा यूज करना, तो वो यूज करने का तरीका होगा। एक तरीका होगा बेटा यूनिट ऑफ केस हम लोग पता कर सकते हैं, के का यूनिट से। दूसरा तरीका तो अभी भी पढ़ लियो कि अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो डायरेक्ट लोमा लिख दो, वही रेट लॉ बन जाएगा ना। तीसरा बेटा इसका हम लोग इक्वेशन पे बात करेंगे। चौथा इसका हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पे बात करेंगे। पांचवा हम लोग ग्राफ पे बात करेंगे। छठा हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बात करेंगे। और सातवां मैकेनिज्म पे बात करेंगे। ये 7 तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां से ऑर्डर या रेट लॉ निकालने को कहा जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक बेटा, अगले क्लास में हम लोग ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे। टिल हियर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। বলছি স্যার নেগেটিভ অর্ডারটা একবার দেখান তো। কোনটা বল? নেগেটিভ। বলো কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন বলো। বলছি স্যার এটা নেগেটিভ অর্ডার কি করে? আচ্ছা আবার বলছি, আমার কথাটা তাহলে তুই মন দিয়ে শুনিস নি, তার মানে তুই বুঝিস না। ভুলে যা এটা নেগেটিভ অর্ডার, ভুলে যা। আমি তোকে যদি এটা দিয়ে বলি রেট ল লিখে দেখাও, বল তোর উত্তরটা কি হবে? বল না পারবো না। বল। লিখতে পারবো না তো। পারবো না। কেন পারবি না? হ্যাঁ এক্সপেরিমেন্টাল হতে হবে। বলবি যে স্যার আমার কাছে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা নেই। হ্যাঁ কিন্তু তোকে যখন এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা দেওয়া হবে, তুই যখন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করবি, তো সেখান থেকে এই জিনিসটা বেরিয়ে আসবে। তাহলে ওখানে বোঝার কিছু নেই, তো এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ ডেটা আছে, এখানে বোঝার কিছুই নেই। তোকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা নেগেটিভ অর্ডার এক্সাম্পল আছে। এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছি, আগেই বললাম যে মাথায় রাখবি অর্ডার আমরা জানি না, রেট ল আমরা জানি না যতক্ষণ আমার কাছে ডেটা থাকবে না। তো হয়তো যা এক্সপেরিমেন্ট থেকে পেয়েছি আমি সেটাকে মেনে চলবো, নাহলে নিজে বসে এক্সপেরিমেন্ট করে চেক করবো। এইভাবেই রেট লটাকে ধরা হবে বা অর্ডারটাকে ধরা হবে। বুঝেছিস? আর কারো কোনো অসুবিধা আছে? किसी कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। क्या आज आप लोग डाउट सेशन के लिए तैयार है? किसी को कुछ डाउट्स पूछना है? হ্যাঁ স্যার আমার কয়েকটা কোশ্চেন ছিল। কটা আছে মাত্র ডাউট? স্যার 3টে মতো। ठीक है, जिन लोगों का डाउट्स है वो शेयर करना शुरू करें, जिन लोगों का डाउट्स नहीं वो छुट्टी कर सकते हैं, डाउट्स में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो।